साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, सारा देश टकटकी लगाए दिल्ली दरबार की ओर देख रहा था। दरअसल देश चाहता था कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह हमला तो जरूरी है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां से आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं और जिसने हमारे बेकसूर निर्दोष मासूमों की जान ले ली, इसी अप्रैल में उनका बदला लिया जाए और फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उससे बड़ा कोई हमला होना चाहिए, ये देश चाहता था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें सेना के तीनों विंग के प्रमुख कमांड मौजूद थे, सेना अध्यक्ष मौजूद थे, रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे और भी आला अधिकारी। और इससे पहले उनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से होती। सभी को लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, और जो गोदी मीडिया है वो भी लगातार कह रहा था। अब गोदी मीडिया अब आम शब्द हो गया दोस्तों, हर कोई कहता है। अब व्यूअर्स आप यही समझते हैं, वो भी यही कह रहा था। अब कुछ चैनल वाले तो रोज जंगी कर रहे थे, एटम बम फोड़े जा रहे थे, लेकिन बम तो फूटा, लेकिन बम कोई और था, दूसरा बम था। कहते हैं ना कि जाति जो है जाति ही नहीं है। ये बड़ा क्रूर सच है और विडंबना भी कह लीजिए अपने देश में। तो दरअसल हुआ ये दोस्तों कि हमारी केंद्रीय सरकार ने घोषणा ये कर दी कि जातिगत जनगणना कराएगी, यानी कि जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, अब उसमें जाति का भी कॉलम होगा। पहले भी होता था लेकिन सिर्फ एसटी और एससी के लिए होता था। अब ओबीसी और सवर्ण और भी जातियां जितनी कैटेगरीज हैं तो उनका भी जिक्र होगा, उनके लिए भी कॉलम होगा, वो भी अपनी जातियों के बारे में लिख सकेंगे कि किस जाति के वह हैं। ये हुआ, और इसको लेकर अब तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजी दोस्तों शुरू हो गई है कि इसके क्या मायने हैं। दरअसल क्या बिहार चुनाव है सर पर इसलिए ऐसा हुआ, या फिर बंगाल चुनाव है, या 2029 की तैयारी, और 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इसकी मांग कर रहा था जातिगत जनगणना की। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के स्टार लीडर माने जाते हैं राहुल गांधी, उन्होंने लगातार यात्राएं की, इधर संविधान सम्मेलन हर जगह कर रहे थे, रांची भी आए थे, पटना भी गए थे, दिल्ली में तो होता ही रहता है कार्यक्रम, फिर रांची में 6 मई को कार्यक्रम है संविधान बचाओ रैली, इसको लेकर। और जब कांग्रेस शामिल थी गठबंधन सरकार में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में, तो वहां जातिगत सर्वे कराया गया था। उसका कांग्रेस ने कर्नाटका और तेलंगाना में भी ये प्रयोग किया। तो इन्हीं सबको समझने के लिए हम लोग बैठे हैं दोस्तों। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं जीटी रोड लाइव के शैलेंद्र सिन्हा, उनसे समझेंगे कि दरअसल ठीक अभी का जो टाइमिंग को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी क्या जरूरत थी। अभी तो लोग समझ रहे थे कुछ और होने वाला है, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कुछ और होगा, लेकिन यहाँ से पॉलिटिकल स्ट्राइक हो गई। और ये क्यों हुई, बताइए शैलेंद्र भाई। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो वक्त अभी जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और मतलब मजबूत कार्रवाई की थी, ताकि जो पहलगाम में आतंकी घटनाएं हुई थी उसका बदला लिया जा सके। पूरा देश भी यही चाहता था। और निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में जो प्रधानमंत्री की बैठकें हुई, अभी उन्होंने अपने रसिया के दौरे को भी स्थगित कर दिया था, 9 मई को जाने वाले थे, उस दौरे को भी स्थगित कर दिया था। तो लग ये रहा था निश्चित रूप से जो कोई एक बड़ी कार्रवाई होगी, पूरा देश भी ये चाहता था। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार ने एक नई घोषणा कर दी, और वह घोषणा जैसा आपने कहा जो पॉलिटिकल स्ट्राइक हो गया, जो जातिगत जनगणना को लेकर के। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने ज़्यादा हैं। और यदि एक तरह से कह दिया जाए तो अभी जो माहौल था पहलगाम स्ट्राइक घटना के बाद, जो उसे बदला, पाकिस्तान से बदला लेने की, और रोज़ नए, जैसे आज भी ये बातें आ गई, जो पाकिस्तान के लिए हमारा अपना एयर स्पेस जो है वो 23 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो जो ज़रूरत थी वो अब शिफ्ट हो गया है इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी को लेकर के। जैसा कि आपने कहा, जो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी बुधवार को, तो उसके बाद उससे संबंधित कैबिनेट के जो डिसीजन थे उससे संबंधित जब अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा जो अगली जनगणना में
जातीय जनगणना होगी, यानी जब अगली जनगणना होगी अभी तो तब पिछली नहीं हो जाके सकी है, 10 पिछली साल नहीं हो सकी निश्चित रूप से। देखिए हमारा सवाल भी वही है, जो अगली जनगणना कब, क्योंकि पिछली जनगणना जो 2021 में होने वाली थी उसे भी सरकार अब तक नहीं करवा पाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये उधेड़ बुन वाली स्थिति ने सरकार ने बना रखी है, क्योंकि जनगणना को लेकर के हमेशा से ये अब तक रहा है, जो हर 10 साल पर भारत में जनगणना होते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जो इस बार 2021 में देश में जनगणना नहीं हुई। तो ऐसे में अब नए सिरे से जातिगत जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार का यह कहना, जो अगली जनगणना में हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसा आपने भी कहा, जो एक पॉलिटिकल यही मैं कह रहा था, स्ट्राइक है। निश्चित रूप से याद होगा से कि लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई सामने, लेकिन सरकार ने कहा, कानून पास किया और सरकार ने कहा कि 2029 में देंगे, 29 में चुनाव। लेकिन फायदा तो मिल गया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फायदा तो जरूर मिला होगा। तो ये भी वही, तो वैसे ही खेल तो नहीं है। देखिए अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि तस्वीर कैसे और साफ होती है। हालांकि देखिए अभी भी चुनाव के मद्देनज़र यही आप कह सकते हैं जो तमाम राजनीतिक दलों ने जो अब तक इसकी मांग करती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड है, वो जिन्होंने बिहार में कर भी रखा है नीतीश कुमार जी ने, इन सभी ने इसका स्वागत किया है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ये कहा है, जो जिस मतलब कि हमें इसका टाइमलाइन चाहिए, जो सरकार कब करवाएगी, है ना। तो ऐसे में ये ज़रूर कह सकते हैं जो इससे होने वाले राजनीतिक नफा नुकसान से सब राजनीतिक दल परिचित हैं। यही वजह है जो केंद्र सरकार की इस घोषणा का किसी भी दल ने कोई अपोज नहीं किया है, ना ही कोई ऐसी बातें कही हैं जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, चाहे उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, या फिर उसके बाद असम या दूसरे अन्य प्रदेशों के चुनाव हो, तो उसमें ना उठाना पड़े। लेकिन यह अभी तक तो यही माना जा रहा है जो इसका कहीं न कहीं एक चुनावी फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगले कुछ महीनों के बाद, तो उसके मद्देनज़र इसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। उम्मीद यही की जा सकती है जो सरकार इससे संबंधित जुड़ी हुई तमाम घटनाक्रम हो, चाहे तमाम जो तकनीकी पहलू हों या किस तरीके से होंगे, उससे साफ रखे। क्योंकि कांग्रेस का भी ये कहना है जो इस मतलब कि जातिगत जनगणना से उसके जो अनुभव रहे हैं, चाहे वो बिहार में जब जातिगत चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस सत्ता में थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संग, या फिर अभी तेलंगाना में जिस प्रकार से हुई है तो उसमें भी उन्होंने वहाँ जातिगत जनगणना चलाया। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी, जो हम तेलंगाना मॉडल को केंद्र को अपनाने के लिए कहेंगे, अपनी ओर से हम ये सुझाव देंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देखना होगा जो क्या एक चीज़ और है कि जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी आलोचना हुई राहुल गांधी की। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर ने सदन में कहा कि भाई जिसको खुद अपनी जाति का पता नहीं है ना, वो जातिगत जनगणना के सवाल उठाता है। सीधे सीधे कटाक्ष जो था राहुल गांधी की तरफ था। एक और बड़े स्टार लीडर ने कहा कि जाति तो सिर्फ 4 ही है, अमीर है, गरीब है, किसान है, औरत, मजदूर। जी, तो क्या ये मजबूरी नहीं थी कि एक मुहावरा चला था ना, कमंडल पे मंडल भारी, है ना, कमंडल मंडल। आपको याद होगा जब मंडल कमीशन लागू किया था वीपी सिंह के दौर में, फिर कमंडल लेकर निकल पड़े थे एल के आडवाणी रथ यात्रा, तब से ये मुहावरा चल पड़ा, मंडल और कमंडल। तो आज भी क्या ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाजपा पे बड़ा प्रेशर था? लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरह बहुत ही कम सीटें आई भाजपा को। सरकार बनाया जरूर, लेकिन सहयोगी दलों के मदद से सरकार बनी, कोalition गवर्नमेंट है ये। और दूसरी तरफ जो है संविधान की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे राहुल गांधी, 50 से कहाँ पहुंच जाते हैं, 100 का आंकड़ा, लगभग 100। तो ये कोई प्रेशर तो नहीं था क्या विपक्ष का? नहीं, बिल्कुल प्रेशर है। और ये विपक्ष के प्रेशर से ज़्यादा इनके बीजेपी के अंदरूनी प्रेशर है, इनके अंदरूनी पॉलिटिक्स कह लीजिए, गठबंधन की पॉलिटिक्स का कह लीजिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रेशर है। यही वजह है जो देखिए सोशल मीडिया में यह भी चल पड़ी है, कुछ जदयू के नेतागण हैं जो जिन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया जो मोदी जी ने नीतीश कुमार की एक और पहल को अपना लिया, मान लिया।
तो निश्चित रूप से हर कोई ये समझ रहे हैं जो अभी देश में अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे वो बिहार का ही चुनाव होगा, और बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है अभी फिलहाल, उसमें बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए सत्ता में वापसी कर पाना मुश्किल कह सकते हैं, जो उतने आसान भी नहीं है। चाहे वो राजनीति को, कि आप समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी ये जान रहे हैं, जो विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पूरी कमान, एक तरीके से कह लीजिए तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तो अभी ना तो चेहरे को लेकर के विपक्षी महागठबंधन में कोई ये है, ना सीट शेयरिंग को लेकर के है, ना मुद्दों को लेकर के। और लगातार जिस तरीके से, चाहे कांग्रेस में आप देख रहे थे जो कैसे कन्हैया कुमार ने पिछले महीने उन्होंने पदयात्रा की, और तेजस्वी यादव ने उससे पहले की थी, फिर आने वाले समय में और घटनाक्रम इसमें बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से रुझान कह सकते हैं, जो युवाओं का हो, चाहे समाज के अलग अलग वर्गों का हो, प्रशांत किशोर का एक मान लीजिए उनकी उपस्थिति भी एक है, तो ऐसे में बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जदयू हो, उनके सामने ऐसी कोई भी एक ऐसा मतलब माहौल उनके पक्ष में नहीं आ रहा जिससे उनके लिए विधानसभा चुनाव को निकाल पाना आसान होगा। तो निश्चित रूप से इसके जरिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर मोदी सरकार कह लीजिए, चाहे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कह लीजिए, ये निश्चित रूप से इस चुनाव को अपने पक्ष में करने की एक कवायद करना चाह रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं सिर्फ एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले झारखंड में चुनाव में आपने देखा होगा, जो मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी सत्ताधारी दल झामुमो के साथ जुड़ी, महाराष्ट्र में इसी तरीके की एक योजना का फायदा उनको बीजेपी को यादव भी ऐलान कर चुके हैं। तो अब यदि वो ऐलान भी इस तरह से कोई करते हैं जो एक गेम चेंजर की साबित हो, तो मुझे लगता है जो वो भी उनके ऊपर कॉपी करने की एक आरोप लगेगा। तो ऐसे में इस बार जातिगत जनगणना का ऐलान करके तो इसका फायदा आपको लगता है कि एनडीए को मिलेगा? क्योंकि ये तो मुद्दा जो था ये विपक्ष का ही था। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और तेजस्वी यादव ने भी कहा जो पार्टी या जो नेता, जो मंत्री, केंद्र के मंत्री थे, प्रधानमंत्री तक का भी उन्होंने नाम लिया, जो इसको मतलब कि नकारते थे, हाँ, उन्होंने भी यदि अब इसकी बातों को कहना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष के स्टैंड को स्वीकार किया है निश्चित रूप से। तो बिल्कुल इसका एक आप कह सकते हैं जो इसका फायदा सभी दलों को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं जो तस्वीर कैसे निकल कर आती है इस मुद्दे को लेकर के, निश्चित रूप से उसके बाद ही यह तय होगा जो एनडीए को इसका फायदा मिलता है या नहीं। लेकिन हाँ, एक और बड़ा सवाल है शैलेंद्र जी, वो ये है कि जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि टाइमलाइन बताएं। देखिए ये आज की बात नहीं है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत पहले से ये बातें चली आ रही हैं। और अमन लोहिया समाजवादी लीडर वो भी कहा करते थे 100 में पावे 90 100, है ना, ऐसा कोई नारा था। उसके बाद बिहार में जगदेव बाबू थे जिन्हें लेनिन ऑफ बिहार कहा जाता है। उसके बाद काशीराम आते हैं, उनका था 80-85, है ना, 85-15 वाली बात थी। और वो भी यही बात करते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन को भी हाँ, उसके ओबीसी को तो यही टाइम। अब सवाल अगला ये कि ठीक है आप जातिगत जनगणना तो करेंगे, चलिए मान लीजिए, लेकिन क्या आप वो जो 50% आरक्षण का है वो बैरियर उसे आप तोड़ेंगे? क्या जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण मिलेगा, सुविधा मिलेगी? सवाल इस बात का है। बिल्कुल। तो क्या विपक्ष इस बात को नहीं उठाएगा? उठा रहा है विपक्ष में, यही वजह है जो विपक्ष ना सिर्फ मजबूती से उठा रहा है बल्कि इसको कह सकते हैं जो एक अलग अलग हिस्से के रूप में इसको बांटते हुए। जैसे राहुल गांधी ने जो बुधवार को उन्होंने केंद्र सरकार के ऐलान किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही जो हम तो शुरू से ये कहते रहे हैं, और 50% बैरियर को हम खत्म भी करेंगे। तो यही वजह है जो केंद्र सरकार की ओर से जब इसका ऐलान किया जाता है तो सिर्फ एक लाइन के रूप पर जो केंद्र जातिगत जनगणना कराएगा, अगली जनगणना में इसको शामिल करें। इसके अलावा कोई एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं जो फ्रेमवर्क इससे संबंधित नहीं जारी किया जाता, नहीं बात की जाती है जो कैसे होगी, इसमें किन किन चीज़ों को दायरे में रखा जाएगा, इसका मतलब कि वो रिजल्ट क्या आएगा और उसके आधार पर हम क्या कोशिशें करेंगे, उसकी कहीं कोई चर्चा अभी नहीं है। यही वजह है जो देखिए आज प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया में इस बात को कहा, जो बिहार में भी जातिगत गणना हुए, इसके सर्वे आए और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया था जो गरीब हैं, जी। जो है मतलब कि जिनकी आर्थिक तौर पे मजबूती नहीं है, हम उन्हें 2 लाख रुपए प्रति घर देंगे। और इस घोषणा को अब लगभग 2.5 साल बीतने वाले हैं, हुआ 6 क्या? महीना, लेकिन आज तक एक भी परिवार को नहीं मिला। जी। तो प्रशांत किशोर ने अपनी मजबूती से इस बात को रखा, जो आप चाहे किसी भी प्रकार की गणना करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, लेकिन उसके फाइंडिंग्स को यदि अपनाने की कोशिशें नहीं होती है आपकी, तो ऐसी किसी भी गणना का चाहे सर्वे का कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा। तो निश्चित रूप से केंद्र के या मोदी सरकार पर यह बहुत बड़ा दबाव रहेगा, जो आने वाले समय में या एक टाइमलाइन के तहत वो इस बात का खुलासा करें, जो किस तरीके से वो जातिगत जनगणना करवाएगी, इसके किन किन पहलुओं को रखा जाएगा और क्या लाभ इसके जरिए वो देश के सामने रखना चाहती है, वो स्पष्ट करने की तो बहुत ज़रूरत है। जी साथी, बिल्कुल ये तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो ये है कि बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्ट्राइक है। अब देखिए फ़ायदा कौन उठा ले जाता है आने वाले चुनाव में। तो हमें आज्ञा दे, इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते फिर वही गुजारिश है, वही आग्रह है, वो ये है कि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियो को खटाखट धड़ाधड़ फटाफट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि साथियों आपको पता ही है कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। चलिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।